नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के अलीगढ़ जिले में कर्नाटक में हुए हिजाब प्रकरण को लेकर यहां समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें झांसी की रानी और रजिया सुल्ताना बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ माथे का तिलक हो या शरीर पर हिजाब या फिर पगड़ी, कर्नाटक के हिजाब प्रकरण की गूंज यूपी के अलीगढ़ जिले तक पहुंच गई है। तो वहीं कर्नाटक का हिजाब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी माहौल के बीच यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अब अलीगढ़ में भी विरोध इसका शुरू हो गया है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खान ने हिजाब प्रकरण को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ माथे का तिलक हो या फिर शरीर पर हिजाब या फिर पगड़े, लेकिन अगर बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हाथ डालेंगे तो हम लोग झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर उनके हाथों को काट डालेंगे। उन्होंने कहा, घूंघट हो या हिजाब, यह सब हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। इन पर राजनीति कर विवाद खड़ा करना नीचता की पराकाष्ठा होगी। रुबीना खान ने कहा कि महिलाओं को कमजोर समझने की कतई भूल न करो। इसमें सरकार चाहे किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, ऐसे में यदि उनकी बहन बेटियों को आत्मसम्मान पर हाथ डाला गया तो उनको झांसी की रानी और रजिया सुल्ताना बनने में देर नहीं लगेगी, जिसके बाद वह बहन बेटियों के आत्मसम्मान में झांसी की रानी और रजिया सुल्ताना बनकर उनके हाथ काट डालेंगी। हमें देखना पड़ा कि हमारी बेटी के साथ जो उन्होंने जो सलूक किया, तो जाहिर सी बात है जब ऐसा करोगे, हमारे सर से आंचल खींचोगे, तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं। आता है अपने आंचल की हिफाजत करना, हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। आप अपने बयान पर कायम हैं? मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने जाहिर सी बात है भारत का गौरव को कायम किया है। मैंने भारत के गौरव का सम्मान किया। मुझे गौरव है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं। हिंदुस्तान में कानून का राज है। इस हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि है, बहन बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। ये बात क्यों कही हाथ काटने में? जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे, तो जब तुम हमारे सम्मान पर हाथ डालोगे तो क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर अब तुम्हारे हाथ हमारे सर की तरफ बढ़ेंगे, हमारी इज्जत की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर हाथ काटने का ही काम किया जाएगा। तो अब हिजाब का मामला जिस तरीके से गर्माता चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं कोई ना कोई मामला तोल पकड़ नहीं लगता है। अक्सर का ये इतिहास रहा और देखने को भी मिला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ फरहत अली खान जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरहत अली जी, सबसे पहले आप ही के पास हम सोच रहे हैं आ जाएं, और आपसे पहले एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। जिस तरीके से अब ये मामला गर्माता चला जा रहा है, हिजाब का मामला है, आप अभी सुन रहे थे कि किस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, और ये कर्नाटक का मामला उठा। अब कर्नाटक में तो जो उठा सो उठा, कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, बावजूद इसके लगातार इस पे बयानबाजी राजनेताओं की चल रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के दौरान ही ये सारे मुद्दे क्यों तूल पकड़ने लगते हैं, समझ में नहीं आती कोई बात। देखिए, मैंने पहले भी आपके लगभग 6-7 दिन पहले भी मैंने कहा था जी कि मुसलमानों को अब जहां हिजाब और नकाब की जरूरत है, वहां पर उनको तालीम की भी जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। अभी क्या है कि हम लोगों को चुनाव में ऐसे उलझा दिया गया है कि जैसे हमें तालीम की जरूरत कम हो, नकाब और हिजाब की ज्यादा हो। तो मैं ओवैसी जी हूँ, अरशद मदनी हो या जामियतुल उलमाए हिंद हो, उनसे इल्तिजा करूंगा। मैं उनको सख्त अल्फाज तो कुछ नहीं कहूंगा, वही इनाम घोषित कर सकते हैं, लेकिन उनसे इल्तिजा करूंगा कि बच्चों को आप किताब दो। बच्चे जो हैं वो हिजाब से नहीं पहचाने जाए, बल्कि IAS, PCS और कौमी खिलाड़ी और जो अपने कौम में साइंटिस्ट हैं वो बन करके पहचाने जाए। मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। अब ओवैसी जी या अन्य जो
लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों में मुसलमान आने वाला नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके इतने बड़े चैनल पर मैं देख रहा हूं। आशीष चौधरी जी, आवाज आ रही है? ये क्या बयानबाजी हो रही है भाई आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से? अब जिस तरीके से अभी आपने सुना, रजिया सुल्ताना बन जाएंगी, झांसी की रानी बन जाएंगी, क्या माहौल बनाया जा रहा है देश और प्रदेश में? नहीं, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम जोड़ कराने का प्रयास करती है, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सब लोग भाई भाई मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक है हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करते हैं। कभी ये पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, केवल भटकाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम बंटवा के वो सरकार में बनना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार हो चुकी है, ये हिंदू मुस्लिम बंटने वाले नहीं है। अब हिंदुस्तान की जनता को चाहिए रोजगार, हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि पानी, हिंदुस्तान की जनता को चाहिए बिजली। जो बिजली, पानी, रोजगार दे सकती है उसको सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार की अपेक्षा करती है जनता, उत्तर प्रदेश की खास तौर पे कि अरे तो बयानबाजी तो आपके नेता कर रहे हैं ना भाई। भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता बयानबाजी किया, जरा मुझे बताइए। ये हाथ काट देंगे, रजिया सुल्ताना बन जाएंगे, झांसी की रानी बन जाएंगे, किसने शुरू किया ये? किसी का व्यक्तिगत अरे कैसे व्यक्तिगत बयान हो गया भाई? आपकी नेता, आपकी पार्टी की नेता, आपकी पार्टी की सदस्यता है उनके पास, किसी का व्यक्तिगत बयान कैसे हो गया? बयान हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे और इन सब चीजों की बात करती है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। संदीप दुबे जी, नेता अखिलेश जी चुप क्यों है? हाँ, बोल देना चाहिए। मुझे तो लगता है उनकी सदस्यता, उनसे जवाब लेना चाहिए था भाई कि क्या कैसे बयान दे दिया आपने। अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो आपका कोई जिम्मेदार नेता जो है उसको सामने आना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए कि पर्सनल उनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं, अब तक तो खंडन कर देना चाहिए था भाई। किसी ने अभी सवाल जवाब किया नहीं, जब सवाल जवाब करेंगे तो वो लोग बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आशीष जी? सवाल ले लीजिए। चैनलों में पूरी चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, नेशनल चैनलों में पूरी चर्चा छाई हुई है। वो बता रहे हो कि आप कहीं चर्चा नहीं हो रही है उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग इस समय केवल माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव में लगे हुए हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। चुनाव में लगे हुए हैं? नहीं, चुनाव में नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से बेवकूफी का काम कर रही है। अच्छा, कोई जवाब नहीं आपके पास? आपके पास कोई जवाब नहीं? भारतीय जनता पार्टी इस समय हम उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी केवल लगे हैं किसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है उनके मंसूबों से खरा उतरा जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। बस केवल यही सोचिएगा। बाकी क्या उल जलूल बयानबाजी आ रहे हैं संदीप जी, आ रहे हैं आपके पास, कुछ दिखा रहे हैं क्या उल जलूल बयानबाजी दे रहे हैं आपके नेता? क्या माहौल बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। केवल आपके पास एक मोटिव है, सत्ता में काबिज होना। भारतीय जनता पार्टी को खार फेंकना उत्तर प्रदेश में और सत्ता पर किस तरीके से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली जाए। कैसे भी साम दाम दंड भेद। पानी नहीं दे पाएंगे, बिजली नहीं दे पाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता। बात करिए ना भाई, कौन मना कर रहा है पानी बिजली की? कौन शिक्षा की आप बात करिए? अखिलेश यादव जी को चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। कौन कह रहा है भाई कि आप मत बात करिए? आप बात करिए ना पानी की। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि पानी, शिक्षा, रोजगार, बिजली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बातचीत चल रही है। ठीक है, चल रही है। वो जनता बताएगी चल रही है, कहाँ चल रही है, किसके सामने कर रहे हैं, आप कौन कर रहे हैं। ठीक है, संदीप दुबे जी अपने मठ को वापस जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की। बस आपका रटा रटाया वही शब्द है, रटा रटाया शब्द है। मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहे हैं? संदीप दुबे जी आप बताइए भाई, आप पे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये पूरी कारस्तानी तो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा, वो पढ़े लिखे साथी है। मैं बार बार कहता हूँ सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर इस देश के लिए, समाज के लिए सोचना चाहिए। ये देश भारत के संविधान से चलता है। अब भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 15 मैं कहूंगा अपने साथी से जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, दोनों को पढ़ें कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू डिस्क्रिप्शन। कोई भी राज्य अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इस तरह की बयान ही नहीं देंगे। ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, मुस्लिम समाज की बात करेंगे, लेकिन ये देश में कैसे एकरूपता है, देश कैसे सबको समान अवसर इस देश में मिले, इसकी बात नहीं करेंगे। आज वोट है तो क्या आपको इतने लालची हो जाएंगे, इतने आप गिर जाएंगे कि आप समाज को
समाज के स्तर पे नहीं सोचेंगे। हमें लगता है कि हम सब लोगों ने नैतिक अपनी जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और जो भारत का संविधान हम सबको दिया है, हम सब लोग उसको भूल गए। हम लोग छोटे छोटे लालच में अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने जाति को गिरवी रख रहे हैं। और ये गिरवी रखने की प्रथा जो राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी दल के लोग कर रहे हैं, इससे विरोधी दल को क्या फायदा हो रहा है? पढ़ा लिखा समाज उनको अस्वीकार कर देगा। पढ़ा लिखा सरकार समाज जो है, आप आर्टिकल 15 पढ़िए, उनसे कहिए आर्टिकल 15 पढ़ लें, जो साफ साफ कहता है कि हमें किसी के लिए भेदभाव नहीं करना। खासतौर से बच्चों में किस बात का भेदभाव की प्रवृत्ति देश में उत्पन्न हो? हम सब बच्चे जितने हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, हम सब में एक रूपता होनी चाहिए। सबको समान अवसर मिलना चाहिए और सबको समान अवसर से शिक्षा मिलना चाहिए। अगर शिक्षा का भी वर्गीकरण हो जाएगा, राज्य सरकारें शिक्षा का भी वर्गीकरण कर देंगी और स्कूल कॉलेज का इस तरह का माहौल हो जाएगा, तो हम अपने देश और समाज में क्या बो रहे हैं? नफरत बोएंगे, फिर नफरत काटेंगे। हम एक दूसरे से इतना घृणा करने लगेंगे कि बैठ के हम लोग कुछ अच्छी बातें भी नहीं कर सकते, तार्किक संगति भी नहीं कर सकते। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको समाज के लोगों को चाहिए कि वो खुद स्वयं बहिष्कृत करें। बहुत अच्छी बात फरहत भाई बोलते हैं, मैं फरहत भाई के कई बातों पे उनको स्वीकार करता हूँ, उनकी बातों पे। हम लोग को आगे जाना है, अपने समाज को आगे ले जाना है। बेटी अच्छी पढ़ेगी, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगी, अच्छी नौकरी होगी तो नाम रोशन करेगी। हम लोग कब तक धार्मिक उन्माद में अपने आप को ऐसे बहाते रहेंगे, लोगों के शिकार होते रहेंगे कि जो लोग हम लोग को संगठित अपराध का हिस्सा लोग बना दें, और ऐसे समाज से तो हमें दूर रहने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ फिर कहूंगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और किसी को भी कुछ भी कहने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि ये देश भारत के संविधान से चलता है, और ये संविधान ही हमारे लिए गीता भी है, कुरान भी। बिल्कुल फरहत अली जी, ये तो सच है ना। वास्तव में जिस तरीके से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जिन बच्चियों को लेकर के ये पूरा मामला तूल पकड़ रखा है, क्योंकि जब वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया था, जो जिस तरीके से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं, उस दौरान उनको सब सारी बातें जानकारी थी, सब कुछ। और अगर स्कूल या कोई कॉलेज हो, उसमें ड्रेस कोड तो लागू होना चाहिए। ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, राजा का बच्चा हो चाहे रंग का बच्चा हो, एक साथ बैठे और एक साथ समान शिक्षा उसको मिले, ये उसका अधिकार है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको हिजाब पहनना है, अगर आपको दंडी स्वामी बनना है, माला पहनना है, तो भाई आप जो संस्कृत पाठशालाएं हैं उसमें जाइए, आप पंडित बनिए। आपको अगर हिजाब पहनना है, आप वहां पर जाइए। मुस्लिम ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। दूसरी बात, तो हमारे संविधान ने एक बहुत बढ़िया वो दिया है, मौका दिया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों के लिए तो विशेष तौर पर छूट दी गई है स्कूल कॉलेज खोलने की। वो चाहे ईसाइयों का हम जिक्र करें, चाहे हम मुस्लिमों में जिक्र करें भाई, चाहे बौद्धिस्ट का हम जिक्र करें, इन लोगों को तो और छूट दी गई है, विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। संविधान, ये हमारा इतना खूबसूरत संविधान है। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है हिजाब में, बुरके में, तो आप ऐसी जगह से करिए। गलत कह रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हिजाब और तालीम दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिजाब का मतलब है पर्देदारी। जैसे आप मेरे घर आते हैं और मेरी बीवी घर में होती है, तो हम लोग बैठक में बैठते हैं, इसको पर्दा भी कहते हैं और हिजाब भी कहते हैं, इसी चीज को। अब रह जाती है बात कर्नाटक वाली। तो देखिए, वहां पर पहले कुछ लोगों ने भगवा स्कार्फ डाले और हमारी बच्ची की तरफ को वो दौड़े। जब वो बच्ची की तरफ दौड़े तो उसने रिएक्शन दिया, और लाजमी सी बात है, जब उनने अल्लाह अकबर 3 बार कहा, और अल्लाह अकबर का मतलब फिर इस्लामिक ऐसे नहीं है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इसका मतलब होता है। तो लाजमी सी बात है कि इस बात ने तूल पकड़ लिया, जिस पर वहाँ की सरकार को और ऐसे लोग जिन्होंने उसको गमछा मारा या कुछ करा, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रहती है कानून की बात स्कूल की। स्कूल में अगर ड्रेस कोड है, देखो स्कूल तक तो हमने भी पढ़ा, तक मैंने केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, ड्रेस कोड रहा है। तो लाजमी सी बात है, जब हम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो वहाँ ड्रेस कोड खत्म हो जाता है।
अब रहता है बात जो ये लोग सब लोग आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतना बड़े चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया है, कहना चाहता हूँ कि हमेशा लोग मुसलमानों को विरोधी मानते हैं, प्रदर्शनकारी मानते हैं और बड़े बड़े नाम दे बैठते हैं। तो लाजमी की बात है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ किसी को, अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आप लोग पूरी दुनिया में हमारी बात पहुंचा रहे हैं। अब मैं एक शेर जरूर, क्योंकि रामपुर से मेरा ताल्लुक है, मैं एक शेर जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं शेर पढ़ दूं। हाँ बोलिए, आप पढ़िए। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना और मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना। ये मेरी मौत के बाद की इच्छा है कि मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, मेरे कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। आज मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करने वाला है कि वो जो महिला है, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे दीन में भी बड़ा सम्मान है, लेकिन उस महिला को मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम हाथ काटने की बात करती हैं, क्यों हाथ काटेंगी वो किसी के, उसको सरकार सजा देगी, यहीं पर तो आ जाता है। अरे एक बात मुझे याद आ गई, एक बात मुझे आ गई, रुकिए फरहाद अली जी, आपको रोकेंगे, आप ही की बात है, मैं उसको कंफर्म भी करूंगा। आपने शायद हमारे साथ ही चर्चा एक हफ्ते बाद अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं, शायद हमारे साथ ही आपकी चर्चा हो रही थी, आपने एक बात कही थी कि मुस्लिम महिलाओं में जो हिजाब का जो ये चलन है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि घर में पिता, भाई और मामा का बेटा, शायद मुझे अच्छे तरीके से याद है, तो इन लोगों के सामने मामा और चाचा, इन लोगों के सामने आप चेहरा दिखा सकते हैं। उसके बाद किसी को अगर आप हिजाब पहनते हैं तो फिर सबके सामने हिजाब पहनेंगे। आप मानते हैं ना इस बात को? पर्देदारी में रहना है ना। अभी जो बाइट चल रही थी, अभी जो हम बाइट सुनवा रहे थे, जाहिर तौर पर है कोई पत्रकार गया होगा, कोई पत्रकार ही तो गया, हमारे जैसे कोई व्यक्ति तो गया होगा, हिजाब है चेहरे पे, नहीं दिखाना, और वो चौराहे पर बाकायदे मार्केट में जाती होंगी सामान लेने, मुझे तो नहीं लगता हिजाब पहन के जाती होंगी। घर से बाहर निकलती होंगी, हो सकता है 2-4 घंटे महिलाओं से वार्तालाप चलती हो। भाई राजनीति के बारे में कितनी महिलाएं जो राजनीति में सक्रिय हैं, कितनी हिजाब पहनती हैं, जरा मुझे बताएं। गलत कह रहे हैं? देखें जो सामाजिक तरक्की चाहते हैं और अपने दीन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं, मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बोला था कि हिजाब या पर्देदारी उस बंदे से भी है जिससे हमारी शादी हो सकती है, उसमें मामूजात, खालाजात, फूफीजात, मतलब ये खून के रिश्ते होते हैं, इनसे भी पर्देदारी आई है। और हमारे यहाँ तो पर्देदारी का एक चलन है कि जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है औरत का, तो उसका दफन होता है, तो जैसे दफन हमारे यहाँ होता है तो वो खुले हुए में होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब औरत का दफन होता है तो उसमें भी पर्देदारी को रखा जाता है। लेकिन ये बात कहना कि पर्दा हर जगह जायज है, ऐसा भी नहीं है। इस्लाम में बहुत सहूलतें दी गई है, शिकस्त दी गई है। बिल्कुल, जैसे अभी हमारी एक बहन है सानिया मिर्जा, वो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी है, और तो वो कैसे पर्दा हिजाब डाल के खेल सकते हैं, लाजिमी सी बात है, वो भी एक मुस्लिम परिवार के बच्चे हैं। और वो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस महिला को जरूर कहूंगा कि भाई ऐसी बातों को छोड़ो। अब हम लोग अच्छी देश की बातें करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि मुसलमान अच्छे भी होते हैं। उसने फिर विवाद खड़ा कर दिया कि हम हाथ काट देंगे हमारी तरफ। अरे हमें हाथ काटने की नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग अपनी हिंदुस्तान का, अपने मजहब के साथ साथ कानून का भी पालन करेंगे, ये हमारा हक है। मैं एक बात बता दूं, इस्लाम दीन में आता है, इस्लाम दीन में आता है कि हमारा दीन इस्लाम है, जैसे पंथ होता है, हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन हमारा धर्म जो है वो ये धर्म है, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, अच्छी बात कर लेना, अपने मुल्क की खिदमत करना, ये हमारा धर्म है और इस धर्म को हमें निभाना है। ये हमारे लिए फर्ज है कि अपने मुल्क के जो आईन है उसकी इज्जत करें। हाँ, अपनी बात रखें तो इसमें तमीज नहीं करें, मर्यादित से रहें। लेकिन हम लोग हो जाते हैं और ओवैसी साहब ने जैसा अभी कह दिया कि आने वाली प्रधानमंत्री जो है
वो हिजाबी होगी, जबकि वो ला जानते हैं, कानून जानते हैं। उन्हें पता है कि भारत के संविधान में ये लिखा है कि भारत का हमेशा प्रधानमंत्री, जब तक संविधान जिंदा रहेगा, भारत जिंदा रहेगा, तो वो हिंदू ही बनेगा। तो आप लोग कैसे विवाद खड़ा कर देते हैं कि आने वाला प्रधानमंत्री या आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हिजाब में होगा? अरे आप तो ये कहें कि आने वाली आईएएस, आने वाली साइंटिस्ट, आने वाली खिलाड़ी जो होगी वो हिजाब को दरकिनार करके अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आएगी। बहुत सही बात कही। इन सियासतदानों के मुंह से कभी हमने ये नहीं सुना है कि अभी जो नई युवा पीढ़ी आएगी तो अब वो कलाम साहब के पदचिन्हों पे चलेगी और कलाम साहब की प्रतिमूर्ति बन करके दिखाएगी। कभी इन सियासतदानों के मुंह से हम ये नहीं सुनते हैं। सही बात, आप ठीक कह रहे हैं। केवल इनको सत्ता पे सीन होने के लिए किस तरीके से रोटी सेकनी है, सियासी रोटियां कैसी सेकनी है, वो इनको बखूबी आता है। और ये हमेशा अपनी एक पॉकेट में लिए रहते हैं ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र, ताकि कहाँ उनको छोड़ना है छोड़ देते हैं। आशीष चौधरी जी, आपके नेता ने कहीं अभी ये नहीं कहा है, ना मुझे सुनने में आया है कि वास्तव में ये हिजाब का जो मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, अब तो साफ तौर पर आ जाना चाहिए था भाई। कल से आपकी नेता की जिस तरीके से बाइट चल रही है हर टीवी चैनल पर, अब तो और आ जाना चाहिए था कि इसे बेवजह मुद्दा ना बनाया जाए। अगर स्कूल का ड्रेस कोड लागू है तो उसे पहना जाए, शांति अमन बना के रखिए देश में, प्रदेश में। नहीं तो ये जो गमछा पहन के आज में जो वीडियो एक वायरल हुआ, जो गमछा पहन के लोग वोटिंग कर रहे हैं एक लड़की को, ये वो सवाल हम संदीप जी से पूछेंगे, वो सवाल हम संदीप जी से पूछेंगे। संदीप जी के लिए सवाल रखें हम इन्हीं से लोगों से पूछेंगे ये क्या अच्छा है? ये भी तो गलत है ना। जब हिंदू मुस्लिम, हाँ गलत है, हम मानते हैं गलत है, हम संदीप जी से पूछेंगे, हम बोल रहे हैं ना, संदीप जी से सवाल पूछेंगे, आप अपना जवाब दीजिए। हाँ नहीं, हम भी इसका समर्थन करते हैं कि अगर ड्रेस कोड कहीं है तो ड्रेस कोड पहन के ही जाया जाए। अपना वो घर पे व्यक्तिगत किसी के धर्म में क्या है क्या नहीं है वो व्यक्तिगत उनका मामला, वो लोग समझे। हम इस चीज का खंडन करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप जनाब आप वोट लेने के लिए तो मुसलमानों को आगे आते हैं, उनकी बात कहने के लिए क्यों नहीं आते? हम लोग तो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हमारे इस बात के लिए आप समर्थन में आए या विरोध करें। नहीं, हम कहते हैं कि जो ये गमछा पहन के आते हैं, ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये घर पे भी बैठ के जय श्री राम कहते हैं, तो किसी एक लड़की जा रही है उसको जय श्री राम ये वोटिंग करना, ये कितनी गलत बात है? ये कौन सी मर्यादा की बात हुई? इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन लोगों की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हम उनसे पूछेंगे, हम सवाल, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, आप स्वीकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए था। भाई आपके नेता अभी कल को कह देंगे आशीष चौधरी का पर्सनल बयान था, हम तो जानते ही नहीं आशीष चौधरी को। अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनका वो पर्सनल खुद का बयान है, तो भाई आपके नेता को कोई ट्वीट में तो बहुत माहिर है अखिलेश यादव जी। देखिए, किसी के बारे में आप गलत बोलेंगे, अरे किसी के बारे में क्या भाई, देश और प्रदेश के बारे में बोलना है, किसी के बारे में बोलना है? आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में। अरे सुन लीजिए, महिला को वोटिंग कर रहे हैं, क्यों महिला को? अरे वोटिंग मत बताइए महाराज, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते, वही तो कह रहा हूँ ना। क्या वजह है कि खुल करके नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप कर रहे हैं उसका समर्थन, मैं बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अखिलेश जी इस बयान पे क्यों चुप है? ना स्वागत कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ जो है वो मुसलमानों के वोट चाहते हैं। भाई बोलिए ना कभी इससे, उनका जय श्री राम का वो नारा लगा रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, जय श्री राम का नारा लगाएं, बजरंग बली का नारा लगाएं, उनके अपने नारे हैं। हम लोग भी अपनी महफिलों में नारा तकबीर का, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, उनको भी कोई एतराज नहीं है। तो अखिलेश जी खामोश क्यों है? अखिलेश जी आप कहिए, मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी आप सामने आइए। बस खाली ओवैसी और ओवैसी अगर बोलते हैं तो इन्हें वोट कटवा कह देते हैं। आप वोट की राजनीति मत करिए, आप हमारी सुरक्षा की भी राजनीति करिए, हमारा जो संरक्षण है उसकी भी राजनीति। आप सुरक्षा की बात करते हैं, सबकी सुरक्षा के लिए ही माननीय अखिलेश यादव जी दिनों रात एक किए हुए। उत्तर प्रदेश की जनता जो चीज चाह रही है जो वो कह रहे हैं उनकी बात आप समझे नहीं। वो कह रहे हैं आप अपना सुन लीजिए, आप अपना मोटो तो क्लियर करिए, आप हैं किधर?
आप कहते तो हैं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तो कह देते हैं हम अल्पसंख्यकों के साथ में हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं, उनका दर्द सुन रहे हैं। अरे भाई आप अभी तक इतना बवाला मचा हुआ है, आपका बयान नहीं आ रहा है, आप बोलिए। हर मुद्दे पर तो आप तुरंत आ जाते हैं सामने, इस मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कुछ तो बोलिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी आप भी समझ रहे हैं और प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि जब जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुस्लिम बंटवारा करने का काम जोर ये चालू कर देते हैं। लेकिन इनके समझ में ये अब तक नहीं आया कि ये हिंदू मुस्लिम वाले अब नहीं बचे। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट करने जा रही है। ये मंदिर की बात करते थे, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो बात कर रहे थे, वो मंदिर की बात करते थे, मंदिर पूरा कर दिया महाराज। ठीक है आशीष जी, वो मंदिर की बात करते थे, मंदिर पूरा कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और देखिए जनाब, मैं आपको बताता चलूं, जो आप बात कर रहे हैं आपकी बात का बहुत समर्थन और स्वागत करता हूं। ये बताइए कि अखिलेश जी क्यों नहीं बोले? नहीं बता पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो भाजपा और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अब हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर रहेंगे तब हिंदुस्तान की हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और सिख ईसाई सारे लोग मिलकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी। अरे तो शांति की अपील कर देते प्रभु, आपके नेता शांति की अपील कर देते कि शांति बनाए रखें। उत्तर प्रदेश की जनता से हम अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अरे आपके नेता कह देंगे कि वो तो वही तो कह रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाए। ये गलत बात है आशीष जी, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं, वो नेता भी तो, वो नेता ने भी तो जो हाथ काटने की बात कही है वो भी तो बात बोली है, समाजवादी पार्टी की नेता है। शांति व्यवस्था फैल जाएगी। ये हमेशा विवाद कराने का काम करते हैं। नहीं, आप दूसरे पे आरोप लगाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, बहुत आसान होता है, अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल होता है और झांकना चाहिए। ठीक है, फरहाद अली जी एक सवाल ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, फरहाद जी ने भी बात कही, वो भी जायज है, और आशीष जी ने उस बात को आगे बढ़ाया कि वास्तव में वहां पर जिस तरीके से भगवा गमछे डाल करके जय श्री राम नारे लगाने की क्या जरूरत है? भाई स्कूल कॉलेज में आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए। साथ ही मैं दो बातें कहूंगा और अपनी बात रख के समाप्त करूंगा। देखिए, भारत संविधान से चलता है। भारत कोई हिंदुओं के गीता से नहीं चलता, मुसलमानों के कुरान से नहीं चलता, लेकिन हाँ, गीता पढ़ने की सबको आजादी है, कुरान भी पढ़ने की आजादी है। भारत सभी धर्मों की रक्षा करता है, सभी धर्म को समान अवसर देता है। अब समान अवसर कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के मित्र को कहा कि हम लोग राजनीति करते हैं, एक दूसरे को गाली देने के बजाय हम लोग को भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ लेना चाहिए ताकि ये डिस्क्रिप्शन की भावना खत्म हो जाए। देखिए, बाहर कहीं भी मंदिर में जाइए, बाहर कभी मस्जिद में जाइए, घर में रहिए, आप करिए, लेकिन धर्म को स्कूल में लागू नहीं कर सकते। अगर धर्म स्कूल में लागू हो जाएगा तो वहाँ की अव्यवस्था हो जाएगी, वहाँ अव्यवस्था पैदा हो जाएगी और गलत संदेश जाएगा। हम अपने नए नए बच्चों में ही उनके मन में गलत प्रवृत्ति भर देंगे। दूसरी, ये जो राम राम हो रहा है, ये जो चीजें हो रही है, स्कूल के कैंपस के बाहर एक समूह है वो कर रहा है, फिर दूसरे समूह में भी उस तरह की भावना आ रही, दूसरा समूह भी कर भावना नहीं आनी चाहिए, भावना नहीं आनी चाहिए, वो प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, वो भी देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, क्या वो हिजाब लगा के जो मेरी संदीप जी माफ कीजिएगा, समय का अभाव है इसलिए माफ कीजिएगा, इसलिए आपका सवाल नहीं ले रहे हैं समय के अभाव के चलते। और फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, कर्नाटक से मामला उठा लेकिन उत्तर प्रदेश पर नजर थी। जाहिर तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर चुनाव के बाद यह हिजाब का मामला अपने मन से शांत हो जाता है, यानी किसी कोर्ट के दरवाजे के इसके चक्कर ना लगाने पड़े, तो जाहिर तौर पर यह समझने वाली बात यही होगी कि दरअसल यह मुद्दा उठाया गया था, और उठाया इसलिए गया था क्योंकि सब सियासतदानों की नजर केवल उत्तर प्रदेश पर थी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।